डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईथन है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूं। कहां से करूं शुरुआत अपनी इस कहानी की? इसका टाइटल ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि मैं किसकी बात करने वाला हूं। मेरे पड़ोस में एक पिशाच रहता है। ये टाइटल काफ़ी है आपको ये बताने के लिए कि ये कहानी कैसी होने वाली है, लेकिन यकीन कीजिए जैसे जैसे कहानी का अंत नज़दीक आता चला जाएगा, धीरे धीरे आपके दिल की धड़कन बढ़ती चली जाएगी और ऐसा क्लाइमैक्स आपने किसी कहानी में देखा नहीं होगा। आपके होश उड़ जाएंगे। इस शहर में रहते हुए मुझे बहुत लंबा वक्त हो चुका था। पिछले 10 सालों से मैं इसी शहर में था। एक लाइब्रेरी में मुझे अच्छा काम मिला हुआ था, अच्छी तनख्वाह थी और ये घर मैंने 9 साल पहले खरीदा था और इसकी EMIs भी मैं पूरी भर चुका था। बड़े अच्छे से रहा करता था। यहाँ जितने भी घर हैं एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर बने हुए हैं। बैकयार्ड भी है, आगे गार्डन भी है, इसीलिए किसी भी पड़ोसी को कभी ये पता नहीं चलता कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है। और मुझे यही तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, अपनी प्राइवेसी। और मैं सेटल होना चाहता हूँ। मेरी उम्र 35 साल हो चुकी है, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड अब भी यही कहती है कि मैं अभी सेटल नहीं होना चाहती, मैं और ज़्यादा तरक्की करना चाहती हूँ, उसी के बाद हम शादी करेंगे। मैं पिछले 5 सालों से उसके साथ रिश्ते में हूँ और वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन अपने करियर को लेकर बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं करना चाहती। 2-3 साल वो और रुकना चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ घर बसे, मेरे घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजे। लेकिन लगता है 2-3 साल तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे, लेकिन वो कहती है कभी मुझे किसी शहर में जाना पड़ता है तो कभी किसी शहर में, लेकिन 3 साल बाद मैं यहाँ पक्के तौर पर ही आ जाऊँगी। तब तक मेरा करियर अच्छे से बन चुका होगा। वो एक प्रोफेशनल मॉडल है, इसीलिए जब वो मेरे पास होती है ऐसा लगता है ये दुनिया बड़ी खूबसूरत हो गई है। लेकिन जब वो मुझसे दूर चली जाती है, उदासी और गम मुझे घेर लेता है। लेकिन इसी तरह से मैंने जीना सीख लिया है। मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। अपनी गर्लफ्रेंड मिया से फ़ोन पर बात की थी मैंने, तभी बाहर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आने लगी। 2-3 गाड़ियों की आवाज़ आई थी। मुझे लगा ये ट्रक यहाँ क्या कर रहा है, लगता है किसी ने कोई घर खरीदा है। देखता हूँ हमारे पड़ोस में कौन आया है। मेरे घर के बिल्कुल साथ वाला वो घर, वहाँ पर ट्रक रुका हुआ था और सामान ट्रक से उतारा जा रहा था। यानी ये घर भी बिक चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत समय से यहाँ पर कोई रह नहीं रहा था और जो पड़ोसी थे वो किसी और स्टेट में मूव हो चुके थे। मैं चाहता था यहाँ कोई ना कोई तो रहे ताकि बात करने में आसानी हो। कभी कभी अकेलापन महसूस होता है तो शाम के वक्त सैर करने के लिए बाहर निकल जाता हूँ। कोई पड़ोसी हो मुझे आवाज़ लगाए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी उनकी मदद करना चाहता था, इसीलिए ट्रक के पास मैं खड़ा हो गया और वो ड्राइवर से बात करने लगा। तो कौन है मालिक, यहाँ नए मूव हो रहे हैं? उसने कहा जी, वो है मिस्टर इलादियो, वो देखिए वहाँ खड़े हैं। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उस आदमी के पास गया और मुस्कुराते हुए मैंने हाथ आगे बढ़ाया। जी मैं ईथन, आपने ये घर खरीदा है? उसने अपना सर हिलाया जैसे वो मेरी तरफ ध्यान दे ही न रहा हो और बड़ा अजीब सा लग रहा था, बड़ा पीला पीला सा, जैसे उसे कोई बीमारी हो। कह सकते हैं किसी लाश की तरह लग रहा था।
मेरे मन में सबसे पहले यही सवाल आया। मैंने कई मुर्दा देखे हैं, जब इंसान मर जाता है तो शरीर सफ़ेद या पीला सा लगने लगता है, और जब कोई इंसान जिंदा होता है तो लाल रंग उसकी चमड़ी से निखरता हुआ नजर आता है। उसकी चमड़ी बिल्कुल एक मुर्दे के समान थी और उसका स्वभाव भी बिल्कुल मुर्दे के समान। एक पड़ोसी आया है, मिलना चाहता है। हर कोई इंसान बड़ी खुशी से मिलता है कि नए घर में पड़ोसी कैसे होंगे क्या पता। मैं तो खुद मिलने के लिए आया था, लेकिन उसने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और मैं अब उससे बात करना भी नहीं चाहता था। बड़ा अकड़ू है, ये सोचकर मैं पीछे की तरफ आने लगा और फिर मैंने उस ड्राइवर को कहा, कैसा अजीब सा आदमी है। मैंने बात करने की कोशिश की, बात सुनता तो सही, आखिर कौन है जो उससे हाथ मिलाना चाहता है। उसका पूरा ध्यान तो घर की तरफ ही है। ड्राइवर कहने लगा, जी बिल्कुल, मिस्टर इलादियो बड़े अजीब से हैं, पहले भी बात नहीं की, कहीं और से सामान यहाँ पर पहुँचाया, वहाँ भी किसी से बात नहीं करते थे, पड़ोसी यही कह रहे थे, बड़े अजीब हैं। मैंने उस ड्राइवर से पूछा कि ये मिस्टर कहाँ से आए हैं। पास में एक और शहर था, वो वहाँ से आया था। उसने कॉलोनी और घर का नंबर तक बता दिया। मैंने ड्राइवर को कहा, अरे मैं कोई जासूस नहीं हूँ, तुम तो घर का नंबर तक बताने लगे। मैं बस ये जानना चाहता था किस शहर से आए हैं और इतने अकड़ू क्यों हैं, क्या बहुत ज़्यादा अमीर हैं। उसने कहा, नहीं ज़्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन कुछ स्टॉक्स में इन्होंने डॉलर्स लगाए हैं, अब उसी से काफ़ी कमाई होती है इनकी, काम धंधा कोई नहीं करते। पड़ोसियों ने बताया था, ज़्यादातर घर में ही रहते हैं और कभी कभी घर से बाहर निकलते हैं। बड़ा अजीब आदमी है। वैसे इसने मोल भाव नहीं किया, मैंने जितने कहे थे ट्रक के मैं मांगूंगा, इसने उतने दे दिए, तो मैं भी किसी से झगड़ा क्यों करूंगा। ये ड्राइवर से कुछ समय बात हुई, उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया। एक नए पड़ोसी आए, वो भी बेकार। चलो अब क्या कर सकते हैं। कुछ समय तक काफ़ी आवाज़ आती रही, घर में सामान टिकाया जाता रहा। ट्रक भी वहाँ से चले गए और जितने वर्कर थे जो घर में सामान टिका रहे थे वो भी जा चुके थे। फिर शाम के वक्त सैर करने के बहाने में घर से बाहर निकला था और देखना चाहता था, आखिर इस आदमी ने सारा सामान टिका लिया होगा। अब देखते हैं, हो सकता है पहले काफ़ी चिंता में था कि नया घर है और उसने मुझे पहचाना नहीं होगा, उसे लगा होगा कोई कर्मचारी है। ऐसा करता हूँ, अब बात करने की कोशिश करूँगा, अगर तो ठीक से बात की तो करूँगा, अगर बात नहीं करना चाहता तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। कई बार अकड़ू लोग बेइज्जत करने लगते हैं। वो घर के बाहर खड़ा था। फिर से मैंने सर हिलाया, लेकिन उसने जल्दी ही नीचे की तरफ देखना शुरू कर दिया, जैसे वो चाहता था कि मैं उससे बात ना करूं, और मुंह घुमा लिया। लेकिन नजरें नीचे की तरफ की हुई। बड़े अजीब काले रंग के कपड़े पहने हुए थे उसने। पहले भी मैंने देखा वो काले सूट में ही था, अब भी वो काले सूट में ही था। अब वो मुझसे बात करना ही नहीं चाहता था, तो मुझे लगा अकड़ू है, कोई बात नहीं, मैं बात भी नहीं करूँगा। फिर आगे वाले कुछ पड़ोसियों से मैंने बात की कि एक मिस्टर इलादियो आए हैं, बड़े अकड़ू हैं। उन्होंने कहा, बिल्कुल, हमने भी उन्हें ग्रीट करने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी जवाब ही नहीं देता, मुंह ही घुमा लेता है। अगर हम भी सामने से हेलो कहें तो वो हेलो का जवाब हेलो से देता ही नहीं, बल्कि दूसरी तरफ देखने लगता है, जैसे किसी को पसंद करता ही ना हो। मैंने कुछ पड़ोसियों से बात की और हर किसी का यही कहना था। और उसके बाद आगे वाले कुछ दिनों में उस आदमी का स्वभाव भी सब जानने लगे। वो किसी से बात नहीं करता, घर से बाहर रात के वक्त ही निकलता है, दिन के वक्त वो घर में ही रहता है और हमेशा घर से टक टक या तोड़ने फोड़ने की आवाज़ें आती रहती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है वो खिड़कियों को तोड़ रहा है, लेकिन बाहर कचरा बिल्कुल नहीं गिरा होता। घर के अंदर वो खुद ही रेनोवेशन का काम कर रहा था। वो कोई नौकरी नहीं करता था, घर में ही रहता था। उसकी उम्र होगी 40 साल, लेकिन चेहरे पर झुर्रियाँ काफ़ी ज़्यादा थी और बड़ा अजीब व गरीब सफ़ेद रंग का उसका चेहरा, आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मुर्दा को किसी इंजेक्शन के जरिए जिंदा कर दिया हो। सभी पड़ोसी यही कह रहे थे। फिर एक और चीज़ थी जिस पर ध्यान बड़ों का नहीं, बच्चों का गया था। बच्चे भी कहने लगे, वो इलादियो अंकल हंसते ही नहीं, कभी कभी उनकी तरफ बॉल चली जाती है, वो गुस्सा भी नहीं करते। एक दिन
वो सामने वाला है ना, उस बच्चे ने बॉल मारी, उस कांच वाली खिड़की पर बॉल मारी तो कांच टूट गया। हमें लग रहा था अंकल बहुत डांटेंगे, लेकिन अंकल बॉल लेकर आए, हमारी तरफ फेंक दी और ना तो उन्होंने गुस्सा दिखाया ना ही वो मुस्कुराए, चुपचाप अंदर चले गए। हमें लगा चलो अंकल अच्छे हैं, डांटा नहीं। फिर हम काफ़ी बार उनके सामने जाकर मुस्कुराते, उन्हें हेलो कहते। वो ना तो जवाब देते हैं और ख़ास बात वो मुस्कुराते ही नहीं। उनका चेहरा ऐसे ही रहता है, पोकर फेस, ना गुस्से में ना हंसते हैं, बस दुनिया से अलग अलग से। फिर मैं उस घर के थोड़ा करीब गया था कि कैसा आदमी है, दिन के वक्त बहुत कम बाहर निकलता है, ज़्यादातर शाम के वक्त ही बाहर निकलता है, किसी से बात नहीं करता, चुपचाप बाहर से खाना वाना लेकर आता है, घर के अंदर सामान रखता है और ऐसे छिपा कर लेकर आता है जैसे कोई देख ना ले। ये चोरों की कॉलोनी नहीं है, वो तो ऐसे दिखाता है जैसे कोई उसके सामने सामान छीनकर भाग जाएगा। खिड़कियों की तरफ ध्यान दिया था मैंने। खिड़कियां पहले साधारण थी और साधारण खिड़कियों को तोड़ना भी कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन उस इंसान ने अंदर लोहे की रॉड लगाई थी ताकि कोई अंदर घुस ना पाए। दरवाजे पर भी लोहे की बड़ी बड़ी पत्तियां लगा दी थी उसने, खिड़कियां भी ऐसी। एटिक पर भी लोहे का कुछ लगाया था कि कोई किसी भी तरह से घर के अंदर घुस नहीं सकता था। आखिर ऐसा क्या काम करता है वो, इतना भी अमीर नहीं लगता। घर तो छोटा ही है, खुद को किससे सुरक्षित रखना चाहता है। उसे क्या लगता है ये यहाँ चोर रहते हैं जो उसके घर में घुसेंगे, कुछ ना कुछ उठा लेंगे। मुझे उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था क्योंकि उसके कारण यहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया था। वो किसी से बात नहीं करता और सब उससे इसी तरह से घृणा करते। इसी कारण कुछ लोग ये भी कहते, तुम्हारा पड़ोसी कैसा है, पता नहीं तुम कैसे रहते हो। तो मुझसे भी लोग थोड़ा थोड़ा दूर रहते, लेकिन मैं लोगों से बात कर लिया करता था। वो मुझे यही कहते, क्या है वो, कैसा है, मुस्कुराता भी नहीं, किसी से बात भी नहीं करता। मैं क्या जवाब दूं उन्हें। एक रात वक्त 9 बजे का होगा, काम बहुत ज़्यादा था तो घर आने में देर हो गई। खाना बनाते बनाते बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। मैं हमेशा खाना खाने के बाद बाहर सैर के लिए निकलता था, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। मैं बाहर निकला, आराम से चलकर जा रहा था। उस पड़ोसी के बारे में मैंने सोचा तक नहीं था। मैं तो पहले से ही ये ठान चुका था, घर की तरफ देखूंगा नहीं, आदमी बाहर खड़ा भी होगा मैं तो उसकी तरफ देखूंगा नहीं, हेलो कहना तो दूर की बात। लेकिन उसके घर के आगे से जब मैं गुजर रहा, मुझे अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था ये उस आदमी की आवाज़ ही है। वो घर के अंदर कर क्या रहा है। उसने पर्दे लगाए हुए थे, लेकिन घर के अंदर लाइट बड़ी अजीब थी, जैसे उसने बल्ब ना जलाया हो बल्कि घर के अंदर आग जलाई हो, और चिमनी से धुआं भी तो निकल रहा था। उसी की रोशनी के कारण परछाइयां पर्दों पर बन रही थी और वो आदमी ऐसा लग रहा जैसे मंत्र बोल रहा हो, अजीबोगरीब शब्द बोल रहा हो और बीच में ऊंची आवाज में कुछ कहता। मैं वहां खड़ा हो गया। कुछ समय वो आवाजें आती रहीं, फिर वो आवाजें धीमी हो गईं। फिर मैंने महसूस किया एक झटके में जैसे पर्दे पर आकर वो आदमी खड़ा हो गया हो। वो पर्दे के दूसरी तरफ था, पर्दे के आर पार देखा नहीं जा सकता था, लेकिन वो उस पर्दे के दूसरी तरफ खड़ा और पीछे से रोशनी आगे परछाई बना रही। ऐसा लगा मुझे वो पर्दे के आर पार मेरी तरफ देख रहा हो। मुझे ये काफ़ी अजीब लगा था, लेकिन मैं आगे बढ़ गया। फिर मैं घूमता रहा। इसके बाद मैं उस तरफ जाता ही नहीं, बल्कि सैर करने के लिए दूसरी तरफ जाता। मुझे लगने लगा था ये आदमी बड़ा अजीबोगरीब है, मुझे इसके करीब नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर ऐसा भी लगता, कभी कभी कुछ लोग अजीब इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ अजीब घटनाएं घटी होती हैं, उनके साथ कुछ बुरा हुआ होता है। क्या पता मिस्टर इलादियों के साथ क्या बुरा हुआ हो, उन्हें कोई बीमारी हो जिस कारण उनकी चमड़ी ऐसे सफ़ेद सफ़ेद और पीली पीली सी रहती है। एक दिन लगभग उसके 5 दिन बाद मैं चलता हुआ दूसरी तरफ सैर करने लगा था। फ़ोन पर मियाँ के साथ था
तो बात करते करते पता ही नहीं चला मैं दूसरी दिशा में आगे बढ़ने लगा। मैंने उस आदमी को देखा, वो अपने लॉन में गिरा पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे बेहोश हो। मैंने मियाँ को कहा, मियाँ 1 मिनट, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ, सामने कोई आदमी गिरा पड़ा है। मैं उस आदमी को उठाने लगा। वो बेहोश था, अपने घर के आगे। उसके घर का दरवाज़ा खुला था, शायद वो घर के बाहर आया होगा। बेहोश ऐसे लग रहा जैसे उसे दिल का दौरा पड़ा हो। मैंने उसकी नब्ज़ चेक की थी, गर्दन पर उंगलियां लगाईं। वो ना तो सांस ले रहा था, ना उसकी धड़कन चल रही थी। जब कोई आपके सामने हो, चाहे वो आपका दोस्त हो या दुश्मन हो, अगर उसे मदद की ज़रूरत है और उसकी जान पर बनी है, आपको बेझिझक मदद करनी चाहिए। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया, 911 पर कॉल की और पुलिस को इमरजेंसी के तौर पर यहाँ पर बुलाया। एम्बुलेंस भी बड़ी जल्दी यहाँ पर पहुँच चुकी थी और मैं हड़बड़ी में अपने घर की तरफ भागा था। अपने घर से फर्स्ट एड किट लाकर किसी तरह मैं चाहता था उसे बचा लिया जाए। पुलिस वहाँ पर पहुँची, जल्दी से उसे उठाया गया, लेकिन जैसे ही उसे एम्बुलेंस में डाला जा रहा था, उतने में उठकर वो बैठ गया। मैं हैरान था, जबकि वो पुलिस वाले और वो एम्बुलेंस ड्राइवर भी हक्का बक्का दिख रहा। क्या हुआ ये? वो उठकर कहने लगा, क्या हुआ, मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है? फिर पुलिस ऑफिसर्स कहने लगे, जी आप अपने लॉन में गिर गए थे, शायद आपको दिल का दौरा पड़ा होगा, आपकी धड़कन तक रुक चुकी थी, ऐसा आपके पड़ोसी ने बताया है। तो वो आदमी उठकर खड़ा हो गया और फिर कहने लगा, देखिए कभी कभी मुझे दौरा पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, 5 मिनट के लिए मेरे दिल की धड़कन थोड़ी धीमी हो जाती है, कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है, मैं अभी अभी गिरा हूँ तो शायद वो डर गए होंगे। इसके बाद उस आदमी ने पुलिस वालों को समझाया, एम्बुलेंस वालों को समझाया। इस तरह पुलिस वहाँ से गई, थोड़ी मुझसे भी बात की थी। फिर वो आदमी चाहता था कि सब जल्दी से जल्दी चले जाएं। अब भी उसके चेहरे पर हाव भाव नहीं। मुझे लगा कि मैंने उसकी मदद की है, कम से कम वो शुक्रिया तो कहेगा। मैं उसके पास गया और उसने इस बार मुझसे बात की, लेकिन उसके शब्द बड़े कठोर थे। वो कहने लगा, अगर दोबारा मैं यहाँ कहीं गिरा मिलूँ, चाहे मेरी सांसें चल रही हों या ना चल रही हों, कृपया मेरी मदद मत कीजिएगा। मुझे ऐसे छोटे मोटे दौरे पड़ते रहते हैं। मैं चाहता हूँ आप मुझसे दूर रहें, मेरे घर से दूर रहें। ये कहकर वो घर के अंदर चला गया। मुझे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। ये कैसा इंसान है, एक तो मदद करो, मुझे लगा ये तो मर गया है, ये कैसा दौरा। मैंने नब्ज़ चेक की थी, ये ना तो सांस ले रहा था, ना इसकी नब्ज़ चल रही थी, ये मरा हुआ था पक्का, किसी झटके से उठ गया। ऐसा कौन सा दौरा होता है जिसमें शरीर पूरी तरह से मरे के समान हो जाता है? अब ये उठकर कह रहा है कि मदद की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। ये आदमी साधारण नहीं है, लेकिन मैं इसकी अब मदद नहीं करूँगा, लेकिन इसके बारे में जानने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मैं अब खुन्नस में उस आदमी के बारे में पता लगाना चाहता था। कुछ गड़बड़ तो है उस आदमी के साथ, कोई भूत या चक्कर ना हो। मैं इन चीज़ों पर यकीन तो नहीं करता था, लेकिन अब लग रहा था पहली बार कुछ ऐसा देखा है मैंने। वक्त होगा रात के 8 बजे का। मैं अपने घर के आगे वाले उस लॉन में बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था कब वो आदमी घर से बाहर निकले। कभी कभी वो घर से बाहर निकला करता था और आगे की तरफ जाता, कुछ ना कुछ सामान खरीदता और वापस आ जाता। अब मैं उसके घर के अंदर झांकना चाहता था, देखना चाहता था। वहाँ कोई सिक्योरिटी कैमरा तो नहीं लगा था, किसी को क्या ही पता लगेगा। वो आदमी 9 बजे घर से बाहर निकला, एक बैग था उसके हाथ में। इधर उधर झांका उसने और उसके बाद आगे की तरफ चलने लगा। वो चलकर लंबा सफ़र तय किया करता था। मेरे पास समय बहुत था, 1 घंटे के करीब। जैसे ही मैं उसके घर के लॉन के पास गया, एक्सरसाइज करने के बहाने मैं बार बार अपने हाथ को हिलाता हिलाता उसके घर के पास जा रहा था और सबसे पहले मैंने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। मैं ऐसा दिखाना चाहता था जैसे लगे कि मैं उससे बात करने के लिए उसके घर के पास आया हूँ। मैं दरवाज़ा खटखटाता रहा,
फिर इधर उधर झांका, सड़क पर कोई नहीं था। फिर मैंने अंदर झांकने की कोशिश की। दरवाजे के पास कोई भी छेद नहीं था, तो अंदर देखा नहीं जा सकता था कि वो आदमी करता क्या है। फिर मैं खिड़की के पास गया। खिड़कियों पर पर्दे लगाए थे उसने, बड़ी बड़ी सलाखें लगाई हुई कि कोई अंदर घुस ना जाए। कोई गलती से भी खिड़की के सारे अंदर घुस नहीं सकता था। और दरवाजे पर भी लोहे का इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर दिया था उसने, कीले ही कीले लगाई हुई थी जो बाहर निकली हुई। देखने में उसके घर का दरवाज़ा बड़ा भद्दा लग रहा था, लेकिन आखिर इतनी सिक्योरिटी की उसे ज़रूरत क्या है। एक खिड़की बंद ज़रूर थी, लेकिन अंदर शायद पंखा चल रहा होगा। पर्दा हिल रहा था, और जब पर्दा बड़े ज़ोर से हिलता मैं घर के अंदर देख पाता। वो जो कमरा था ना, उसका हाल क्या बना रखा था उसने। जानवरों के सर लगाए थे उसने। कुछ लोग जो शिकारी होते हैं वो ऐसा काम करते हैं, लेकिन ये देखने में शिकारी तो नहीं लगता। दीवारों पर जानवरों के चेहरे, अजीबोगरीब आकार, शैतानी चित्र, बहुत कुछ लगाया था उसने। ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर ना हो, बल्कि कोई कब्रिस्तान का कमरा हो जहां कोई काला जादू करता हो। ऐसे हालात बना रखे थे उसने। मैं स्तब्ध रह गया। सांस रुक गई थी मेरी एक बार के लिए। ये काला जादू करता है, ये काला जादू करता है। अब तो इसे मैं सबक सिखा के रहूँगा। कुछ ना कुछ ये करता है। अगर ऐसा इंसान हमारी कॉलोनी में रहेगा तो किसी को बीमार कर सकता है। मैं तो पड़ोस में हूँ, अगर मेरे घर पर इसने काला जादू कर दिया, भूत वूत नजर आएंगे, मैं तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इसे धमकी देनी होगी, और धमकी से ऐसे लोग डर जाते हैं। साफ कहूँगा कि मैं तेरा सच सबको बता दूंगा। देख, घर छोड़ दे, चला जा यहाँ से। घर कैसे बिकवाना है वो काम मेरा। जितने में खरीदा है उतने में बेच दे और निकल जा यहाँ से। इसे यहाँ से दूर भगाना होगा। फिर मैंने देखा वो 10 बजे के करीब वापिस आ रहा था। उसने बड़ा झोला भरा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा सामान लेकर आया था, लेकिन झोले से बाहर भी कुछ गिर रहा। ऐसा लग रहा था जैसे टहनियाँ लेकर आया हो पेड़ों की। यकीनन काला जादू करता होगा। लेकिन मैंने उसे अधर में ही रोक लिया। देखिए मिस्टर इलादियो, रुकिए ज़रा, आपसे बात करनी है। वो बिना मेरी तरफ देखे आगे की तरफ बढ़ता हुआ कहने लगा, मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे थोड़ी जल्दी है, मुझे जाना है कहीं पर। मैंने उसे रोका। देखिए, बात आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, रुकना होगा, सुनना होगा। वो आदमी मेरी तरफ घूरने लगा और कहने लगा, मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? कहा तो है मैंने, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मैंने उसे कह दिया, अच्छा कौन सा ज़रूरी काम है? मुझे सब पता है। काला जादू करते हो ना तुम, घर में काला जादू करते हो, बहुत कुछ करते हो, सब पता है मुझे। उसके चेहरे पर शिकन तक न थी, लेकिन फिर उसके जो शब्द निकले वो गुस्से से भरे थे। तुमने मेरे घर के अंदर झांका, तुम मेरे घर के करीब आए, बिना किसी की इजाज़त के घर के अंदर झांकना जुर्म होता है, इसे स्टॉकिंग कहा जाता है। तुम्हें पता है मैं पुलिस को बता सकता हूँ। मैंने कहा, बताओ पुलिस को, बुलाओ पुलिस को, फिर मैं भी इस कॉलोनी में सबको बताऊँगा तुम काला जादू करते हो, और काले जादू में क्या क्या होता है मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। कुछ मन घड़ंत बातें बताई मैंने, लोग यकीन करेंगे। बात तुम किसी से करते नहीं, जानने पहचानने वाला कोई है नहीं, पुलिस वाले मुझ पर यकीन करेंगे या तुझ पर यकीन करेंगे। वो बहुत गुस्से में था और फिर कहने लगा, सोच लो, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन दोबारा तुम मेरे घर के करीब आए, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसे आखिरी चेतावनी समझना। फिर वो घर की तरफ बढ़ गया। यकीन कीजिए मेरे हाथ पांव फूल गए थे। उसके कहने का तरीका, वो बहुत करीब था। उसके चेहरे पर दाग धब्बे ऐसे थे जैसे वो लाश हो। चेहरे का एक जख्म, ये तभी मैंने देखा था बहुत समय पहले, अभी वैसा का वैसा, जख्म जैसे भरा ही ना हो, बिल्कुल वैसा ही। ये आदमी तो जिंदा ही नहीं लगता, पागल है। ऐसे आदमी से ना झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए। मैंने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे डरा दिया। मैं फिर घर गया था और पूरी रात सोचता रहा, वो कोई भूत वूत मेरे ऊपर छोड़ तो नहीं देगा, मुझ पर कोई काला जादू तो नहीं कर देगा। अरे यार, ये कैसी मुसीबत मोल ले ली मैंने। अगले दिन मैंने पड़ोसियों से बात की।
और मैं पड़ोसियों को यही कह रहा था, ये जो मिस्टर इलादियो है ना, ये काला जादू करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, घर के अंदर झांक कर देखा। पड़ोसी मुझे डांटने लगे थे, तुम्हें पता है किसी के घर के अंदर झांकना कानूनन जुर्म है, इसे स्टॉकिंग कहते हैं। अगर उसने कंप्लेंट कर दी तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, दोबारा ऐसा मत करना। मैंने कहा, बात अंदर झांकने की नहीं है, बात यह है कि वो काला जादू करता है। मैंने देखा घर के अंदर शैतानों की तस्वीरें लगा रखी हैं उसने। पड़ोसियों का कहना था कि वो किसी से बात ही नहीं करता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी को डांटा तक नहीं उसने, तो अपनी जिंदगी वो जैसे जीना चाहता है वो जी सकता है। मैं लोगों को समझाना चाहता था, जब खतरा सर पर आ जाए उससे पहले ही सोचना पड़ता है, बाद में बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जितने भी लोगों से मैं मिला उन्होंने मुझे ही डांटा। और फिर मुझे लगने लगा कि मैंने उसके घर के अंदर झांका है, ये बात मुझे सबको नहीं बतानी चाहिए। फिर बिना वो बात बताए मैंने लोगों से बात की, तो उनका ये मानना था कि तुम्हें कैसे पता वो काला जादू करता है। बात फंस चुकी थी। कोई भी उसे पसंद तो नहीं करता था, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, लेकिन उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। वो अपनी जिंदगी जी रहा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लोग इसी में खुश थे। और मुझे लग रहा था जब नुकसान पहुंच जाएगा तो बहुत पहुंच जाएगा। मैं उस पर शक करने लगा था। वो कैसा दिखता है, हमेशा काले कपड़े पहनता है, हमेशा काले कपड़े। उसने कभी कोई और रंग का कपड़ा पहना ही नहीं, सफ़ेद और काले। ज़्यादातर तो काले कपड़े होते, शर्ट ही सफ़ेद होती, वो काला सूट पहनता। चाहे रात के वक्त बाजार ग्रॉसरी लेने के लिए जाना पड़े, वो काले कपड़े ही पहनता था। मैं रिसर्च करने लगा घर में बैठकर, कौन हो सकता है, आखिर काला जादू करने वाले क्या करते हैं। मैं काले जादू पर रिसर्च करने लगा और ढूंढते ढूंढते मुझे एक अजीब चीज़ मिली, पिशाच की जानकारी। उसमें बताया गया था कि जो पिशाच होते हैं वो रात को निकलते हैं, दिन के वक्त तो वो पर्दे लगाकर रखते हैं ताकि सूरज की रोशनी घर के अंदर तक ना आ जाए। मैं अब रात के वक्त भी खिड़की खोलकर उस तरफ देखता, वो कर क्या रहा है। दिन के वक्त तो वो घर से बाहर ही नहीं निकलता, जबकि आधी रात को वो घर की लाइट जलाता और कभी कभी आधी रात को घर से बाहर निकलता, सूट पहनकर इधर उधर झांकता हुआ। वो कहीं ना कहीं तो जाता है रात के 10-11 बजे और फिर कई घंटों बाद आता है। मुझे लगने लगा था वो एक पिशाच है, लेकिन ये बात अगर मैं किसी को बताऊंगा तो वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा, इसीलिए ये बात मुझे खुद तक रखनी होगी। लेकिन मैं उसके खिलाफ एक्शन लूं तो क्या लूं, क्या कर सकता हूं मैं? मुझे सबूत इकट्ठा करना होगा। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाता? जो पिशाच होते हैं कहते हैं खून पीते हैं, तो वो लोगों का खून पीता होगा, उनके शरीर पर निशान होते होंगे। मैंने कपड़े उतार कर अपने शरीर को देखा था, कहीं वो मेरे घर आकर मेरा खून पीकर चला तो नहीं जाता। पिशाच बड़े ताकतवर होते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, पता ही नहीं लगने देते। मेरे शरीर पर कोई निशान नहीं था, इसीलिए मुझे लगा वो मेरे घर में तो नहीं आता होगा। लेकिन रात के वक्त जो गलियों में घूमते हैं, होता है ना उन पर हमला कभी ना कभी। यकीनन वो आदमी पिशाच ही है और रात के वक्त वो लोगों पर हमला भी करता है। मैं अब उसका पीछा करना चाहता था और जांचना चाहता था, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहता था ताकि अपनी कॉलोनी को बचा सकूं। लोग मेरी बातों पर यकीन करेंगे, बस सबूत ले आऊं मैं एक बार। फिर मुझे याद आया, अरे हाँ, वो ट्रक ड्राइवर, ये सामान कहाँ से लाया गया है उसने मुझे बताया तो था, पास वाले शहर में। अरे घर का नंबर भी बताया था, क्या नंबर था? 112। 112 नंबर देख कर आता हूँ। आस पड़ोस में बात करूँगा लोगों से, वैसे भी आज छुट्टी है, आज वहाँ जाकर आता हूँ। तो दिन के वक्त मैं गाड़ी लेकर उस शहर में गया, हाउस नंबर 112। मैं उस घर को नॉक कर रहा था। जब वहाँ से उस घर के मालिक निकले, मैं उनसे बात कर रहा, सर आपने ये घर खरीदा है? कुछ समय पहले ही इस घर के मालिक ने आपको ये घर बेचा होगा। उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल, कुछ समय पहले ही वो यहाँ से गए हैं।
वैसे अच्छे इंसान थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे। मैंने उनसे पूछा, क्या आपको घर में कुछ अजीब मिला? क्योंकि मेरा झगड़ा उनके साथ हुआ है, तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ। वो कुछ अजीब नहीं थे। अब सीधे सीधे मैं क्या कहता कि मुझे शक है वो एक पिशाच है? मैं कह नहीं पाया। उन्होंने कहा, घर तो बिल्कुल अच्छा है, हमें कोई परेशानी नहीं हो रही। फिर मैं पड़ोसियों से बात करने लगा। वो आदमी इस घर में 20 सालों से रह रहा था, यानी पड़ोसी उसके बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। अब वो 40 साल के करीब का लगता है। कभी वो 20 साल का रहा होगा, तब इस घर में वो रहने के लिए आया था। उसके माँ बाप के बारे में, उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की थी या है, उसके बारे में सब कुछ जानकारी मुझे वहाँ मिल सकती थी। तो मैंने पड़ोसियों से बात शुरू कर दी। वैसे भी वो शहर 8 किलोमीटर की दूरी पर ही था, तो मुझे लगा मैं शाम तक अगर यहाँ भी रहूँगा, गाड़ी लेकर बस कुछ ही तो मिनट लगेंगे घर तक पहुँचने में। तो मैं लोगों से बात करने लगा और लोग कहने लगे वो एक साइको सा था, बड़ा अजीब था, किसी से बात नहीं करता था। पता नहीं, पहले तो बात किया करता था, अचानक उसे कुछ हुआ, लोगों से बात करना उसने बिल्कुल बंद कर दिया, अकेला सा रहने लगा। और कई बार तो वो पास में जो कब्रिस्तान है ना, वहाँ रात को चला जाता। कई बार उसे उस कब्रिस्तान के आसपास देखा गया, तो लोगों को लगा सदमे के कारण ऐसा हुआ होगा। मैंने पूछा, सदमा? किस सदमे की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा, 10 साल पहले उसकी बीवी की मौत हो गई थी, और जब उसकी बीवी कैंसर से पीड़ित थी, तभी अजीब सी हरकतें करने लगा था। वो लोगों से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। उसकी बीवी जो थी कैंसर की 4th स्टेज पर थी, उसे बचाया नहीं जा सकता था, लेकिन ये आदमी उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा। पता नहीं, बड़ा अजीब करने लगा था, जैसे काला जादू कब्रिस्तान के आसपास घूमता, और ये उस कब्रिस्तान में भी जाता था। उस आदमी ने उस कब्रिस्तान का नाम बताया। वो इस शहर का कब्रिस्तान नहीं, बल्कि हमारे शहर का कब्रिस्तान था। उसकी बीवी को वहाँ दफनाया गया है, और वो लोग कह रहे थे कि वो रात को उस कब्रिस्तान में जाया करता था। 1-2 बार यहाँ पर कई लोगों ने उसे उस कब्रिस्तान के आसपास भटकते हुए देखा। अब मुझे लगने लगा था वो पिशाच ही है। उसकी बीवी मर गई, वो दोनों पिशाच होंगे, तो बीवी के गम में उसने लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया होगा। अब अपने शक को भरोसे में बदलना था, और इसके लिए उस आदमी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे। वो रात को निकलता है काला जादू करने। वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक पिशाच है, इसीलिए उसे शिकार की ज़रूरत पड़ती होगी। मैं अपने घर में छिपा हुआ रात के 10 बजे जब वो घर से बाहर निकला, चुपचाप मैं उसके पीछे जाने लगा। लेकिन मैंने देखा उसके पास एक पुरानी गाड़ी भी है। वो उसने कहीं और एक बंद पड़ी जगह पर लगाई हुई थी। उसका इस्तेमाल करके वो वहाँ से दूर निकल गया। मैं पीछा कर ही नहीं सकता था। मुझे लगा वो चलकर जाता है, लेकिन उसकी अगली रात मैंने गाड़ी निकाली। मैं उस जगह पहले ही खड़ा हो गया। जैसा मुझे लगा बिल्कुल वैसा हुआ। वो गाड़ी लेकर जब निकला, मैं गाड़ी उसके पीछे लगा बैठा। वो आगे जाता गया, मैं पीछे। जैसा मैंने सोचा वैसा ही हो गया। कब्रिस्तान से थोड़ी दूरी पर उसने गाड़ी लगाई और फिर इधर उधर डरता डरता झांकने लगा। फिर धीरे धीरे चलकर वो उस कब्रिस्तान के अंदर जाना चाहता था, लेकिन रात के वक्त कब्रिस्तान बंद होता है। वो पीछे वाली दीवार की तरफ गया। वहां पर पहले से ही कुछ ईंटें और मिट्टी लगाई गई थी ताकि वो दीवार को फांद सके। कोई साधारण इंसान कब्रिस्तान में क्यों जाना चाहेगा? वो कब्रिस्तान में इसीलिए जाता होगा, कुछ करता तो होगा वो शैतानी। फिर मैं भी वहां पर गया। उस दीवार के ऊपर चढ़ा मैं। हाथ पैर मेरे कांपने लगे थे। रात को कब्रिस्तान से साधारण इंसान डरते हैं, पिशाचों को क्या फर्क पड़ता है? वो खुद इतने खौफनाक होते हैं। वहां पर मैंने देखा वो एक कब्र के पास गया और हाथ से उस कब्र की मिट्टी को हटाने लगा। वो पत्थर को एक तरफ करने लगा था और उस पत्थर को ऊपर की तरफ धकेल कर जैसे खोलना चाहता हो उस कब्र को। मुझे लगा ये पागल है,
ये इंसान पागल है। कब्रिस्तान में रात के वक्त बताना होगा। ये जो संस्था है ना, जो देखभाल करती है कब्रिस्तान की, उन्हें बताना होगा। ये आदमी छिपकर कब्रिस्तान में आता है, रात के वक्त कब्र को छेड़ता है, कुछ गलत करता है। ये पिशाच है। लेकिन मैं पिशाच कहूँगा वो मुझे पागल समझेंगे। मुझे बात बनानी होगी, घुमानी होगी, ऐसा लगे जैसे ये कोई क्राइम करता है, चोरी करता है। उसके बाद कब्रिस्तान में आना इसका बंद, फिर उसे गुस्से में आकर अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। वो वहीं पर था जिसके बाद मैंने फ़ोन लगाया। उस कब्रिस्तान के जो कर्मचारी थे, विभाग, संस्था, वो मुझे जानते पहचानते थे। मैंने यहाँ पर काफ़ी डोनेशन दिया है और मुझे यहाँ के कांग्रेसमैन भी जानते हैं, तो यह काम मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन उसे कब्रिस्तान से दूर तो कर ही दूंगा। फिर मैंने शिकायत लगा दी। रात के वक्त वहाँ गार्ड्स आ गए। उसे उम्मीद ही नहीं थी। वो भागने की कोशिश कर रहा, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर ही जैसे ही टॉर्च उस पर पड़ी, उसके हाथ पांव फूल गए। वो घबराने लगा। फिर वो गेट की तरफ आया और वो कहने लगे थे, सर आप कब्रिस्तान में फिर से आ गए। आपको कितनी बार कहा गया है, लास्ट वार्निंग दे दी गई है। अब तो लगता है पुलिस को बुलाना होगा और इसके बाद आपको मुसीबत बढ़ सकती है। आप चोरी करते हैं। उसने बिना हाव भाव दिखाए कहा, मैं चोरी नहीं करता, लेकिन क्या मैं कब्रिस्तान में अपनी बीवी के कब्र के पास भी नहीं आ सकता? क्या इसकी भी मनाही है? मैंने वहाँ आगे की तरफ होकर उसे सीधे सीधे धमकी दी, अपनी बीवी की कब्र का बहाना लगाकर काला जादू करते हो, यहाँ बाकियों की कब्र के अंदर से कुछ ना कुछ चुराते हो तुम। सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में। उसका गुस्सा मेरे ऊपर फूट पड़ा। तू मेरे पीछे पड़ चुका है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों पड़ा है मेरे पीछे? वो मुझसे लड़ना चाहता था, लेकिन मैं वहाँ से निकला। मेरा काम हो चुका था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो जब अपने घर की तरफ आएगा तो मुझसे लड़ने लगेगा। वक्त रात के 3 बजे का होगा। वो सीधा मेरे घर की बेल बजाने लगा। मैंने खिड़की से देख लिया, लेकिन पहले मैं बाहर नहीं निकला। जैसे ही मैं बाहर निकला उसने मुझे धक्का दिया। फिर कहने लगा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मुझे बर्बाद क्यों करना चाहता है तू? और मैं भी उससे लड़ने लगा। मुझे पता है तुम क्या करते हो, काला जादू करते हो, हमारी इस कॉलोनी को बर्बाद करना चाहते हो। और तुम्हारी वो सच्चाई जो मैं जानता हूँ किसी को नहीं पता। पिशाच हो ना तुम, एक पिशाच। खून पीते हो। इस घर को छोड़कर चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा करूँगा। देखो मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश मत करो। बाकी पड़ोसी भी तब तक वहाँ पर आ चुके थे और वो मुझे पीटना चाहता था। लोगों ने उसे रोका। मैं कहने लगा पुलिस को बुलाओ, लेकिन वो आदमी उनसे सिंपैथी ले चुका था। वो रोने लगा, लेकिन रोने वाले हाव भाव नहीं थे, आंखों से बस आंसू ही बह रहे। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसे बहुत बुरा लगा होगा। मैंने लोगों को कहा ये काला जादू करता है, ये कब्रिस्तान में जाता है। उन्होंने कहा तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो? छोड़ दो इसे छोड़ दो। ये जो करना चाहता है करने दो, तुम्हें क्या परेशानी है? फिर लोगों ने उसे समझाया, उसे घर भेजा, लेकिन बार बार वो मुड़कर गुस्से से मेरी तरफ देख रहा था। फिर वो अपने घर चला गया। झगड़ा हुआ यहाँ। पुलिस नहीं आई, लेकिन हालात बद से बदतर हो चुके थे। फिर वो रात बड़ी मुश्किल से निकली। उसके बाद भी वो आदमी रुकने वाला नहीं था। मैंने आगे के कुछ दिनों में ये देखा कि वो आदमी बार बार उस गाड़ी को लेकर उस कब्रिस्तान के आसपास घूमता रहता। लेकिन अब एक सिक्योरिटी गार्ड रात के वक्त कब्रिस्तान के सामने होता। वो राउंड लगाता और वो आदमी गाड़ी में बैठा रहता। मुझे शक था कि वो उस गार्ड पर हमला कर देगा, उसे मौत के घाट उतार देगा। लेकिन वो चालाक भी है, शक भी होने नहीं देगा। वो उस गाड़ी से उतरा और घात लगा रहा था। वो उस कब्रिस्तान के अंदर घुसने के लिए नहीं, शायद उस आदमी पर हमला करने के लिए घात लगा रहा था। लेकिन मैंने गाड़ी एक तरफ लगाई और मैं भागा गया। उस गार्ड को मैंने ये बता दिया। वो उस पेड़ के पीछे से भाग रहा था। गार्ड ने कहा मेरी ड्यूटी यहाँ है, तुम उसका पीछा करो। मुझे तो पता था वो भागकर कहाँ जाएगा, गाड़ी की तरफ। मैं गाड़ी के पास खड़ा हो गया और वो दूसरी तरफ से घूमकर जब आया गुस्से में था।
मैंने कहा, तुम एक कातिल हो, तुम लोगों का खून पीते हो, मान लो तुम पिशाच हो। देखो, मैं तुम्हें बहुत मजबूर कर सकता हूं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं, तुम्हारा सच मुझे पता है। और अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो देखो, तुम पक्का ही फंसोगे, मेरी जान पहचान बहुत ऊपर तक है। वो मुझसे झगड़ा करने लगा, लड़ने लगा। गार्ड दूर से देख रहा था। मैंने कहा, देख, तूने मुझे नुकसान पहुंचाया तो गार्ड को पता है कि तू था, अब मुझे कुछ हुआ इल्जाम तुझ पर आएगा। वो कहने लगा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने किसे मारा है, बता तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है। उसने मुझे धक्का दिया और रोता रोता गाड़ी से वहां भागा, मैं भी उसके पीछे। वो अपने घर के सामने अब वो गाड़ी लगा चुका था, कभी इस गाड़ी को घर के आगे लेकर नहीं आया था। वो अपने घर के अंदर जाने लगा गुस्से में, और मुझे भी गुस्सा था। उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला, मैंने उसे धक्का दिया और मैं उसके घर के अंदर। फ़ोन निकाला मैंने और तस्वीरें खींचना शुरू कर दी। मैं चारों तरफ की तस्वीरें खींच रहा, उस पर खून लगा था, हथियार पड़े थे वहां पर, बहुत कुछ पड़ा था। मैंने कहा, मेरे पास सबूत है, देख, सच उगल दे, सच तुझे बताना होगा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। मुझे जिस पर शक रहता है मैं शक को पूरा तो करता हूं। सच बता, वरना ये तस्वीरें मैं पूरे के पूरे कॉलोनी में सबको दिखाऊंगा, सब यकीन करेंगे तू एक पिशाच है। फिर बता क्या कर सकता है। और तूने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, गार्ड को पता है, बाकी लोगों को पता है। गाड़ी इस जगह मैंने लगाई है, सब देख सकते हैं, आगे वाले कैमरे में सब रिकॉर्डिंग आ गई होगी। सच बता दे। वो तब भी आंखों से आंसू निकाल रहा था, लेकिन हाव भाव रोने वाले थे ही नहीं। फिर उसने कहा, बैठो कुर्सी पर, कहानी थोड़ी लंबी है, शायद तुम यकीन कर पाओ, लेकिन अब तो तुमने बिगाड़ दिया है सब कुछ, अब शायद मैं ठीक कर भी ना पाऊं। और तब उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। 10 साल पहले तक सब कुछ ठीक था। वो अपनी बीवी के साथ रहा करता था, जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसकी बीवी को कैंसर हो गया। रिपोर्ट्स में यह पता लगा कैंसर 4th स्टेज पर है और उसकी बीवी के पास 6 महीने हैं। यह सदमा था उनके लिए, जैसे प्रलय आ गई हो, अचानक ही सब कुछ हो गया और इसे ठीक नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर कह चुके थे कि 6 महीने हैं, कुछ भी कर लो, उसे बचाया नहीं जा सकता। जिसके बाद उस आदमी ने काला जादू करना शुरू कर दिया, जिसके बारे में उसने सीखा तो था लेकिन कभी इस्तेमाल ही नहीं किया था। उसके पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान था और उसने उस काले जादू का इस्तेमाल किया। अपनी जिंदगी अपनी बीवी को देनी चाहिए, और इस तरह एक रस्म के जरिए दोनों ने अपनी आत्मा को बांध लिया। वह आदमी कहने लगा, मैं अपनी बीवी को बचा तो नहीं पाया, लेकिन हमारी आत्मा जुड़ी है। जब तक मैं नहीं मरता वो भी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन अपने शरीर में ही। लेकिन रात के वक्त उस रस्म के जरिए मुझे उसे जगाना पड़ता है। उस कब्रिस्तान में अपनी बीवी से मिलने के लिए जाता हूँ। लोग मुझे पागल समझते हैं, मेरा शरीर भी ऐसा हो गया है, आधा मुर्दा के समान, क्योंकि मेरी ऊर्जा उसे चली जाती है ना। लेकिन मैं इसमें खुश हूं, एक लाश की तरह जिंदा तो हूं, उससे मिल तो पाता हूं। लेकिन अब तुम बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर मैं ऐसा दिखता हूं तो इसमें बुराई क्या है? मैं किसी से बात नहीं करता क्योंकि ये दुनिया मेरी नहीं। जब मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं बचा था। मैं तो खुद उसके साथ मर जाता अगर ये बचने का एक तरीका ना मिलता। अब उससे बात करने का मौका मिलता है, कुछ घंटे मैं उसके साथ बिताता हूँ। रात के 12 बजे से 3 बजे का समय वो हमारा है। ये 3 घंटे हम एक साथ बिताते हैं उस कब्रिस्तान में। लेकिन तुमने मुझसे वो भी छीन लिया। मैं तो कोशिश कर रहा था किसी तरह कोई रास्ता ढूंढूं कब्रिस्तान में जाने का। अब लगता है मैं पकड़ा गया तो वो जेल ले जाएंगे, वहां तो शायद मरना भी मुश्किल होगा। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं मर जाऊंगा, कम से कम उसके पास जा तो सकूंगा। उसकी बीवी की तस्वीर देखी मैंने और फिर उसे कहा, चलो
साबित करके दिखाओ। 2 बजे हैं अभी, 1 घंटा है तुम्हारे पास। कब्रिस्तान के अंदर कैसे जाना है मैं दिखाता हूं तुम्हें, लेकिन खुद को सच साबित करके दिखाओ। वो तैयार हो गया। एक तरफ हमने गाड़ी लगाई। मैंने उस गार्ड को कह दिया, 1 मिनट, हमें अंदर जाना है। और वैसे भी मैं कांग्रेसमैन को जानता था, डोनेशंस दे चुका था मैं इस कब्रिस्तान के लिए, तो मुझे इजाजत थी, मैं कब्रिस्तान में जा सकता था। मैं उस आदमी को लेकर गया। पहली बार उसके चेहरे पर खुशी देखी थी मैंने। उदासी तो हमेशा नजर आती थी, लेकिन खुशी पहली बार। उस कब्र के पास उसने मिट्टी को खुरचना शुरू कर दिया। रस्म के अनुसार उसे अपने खून की कुछ बूंदें उस मिट्टी में डालनी थी। फिर मुझे उसकी बीवी कब्र से उठती हुई नजर आई। उसने कब्र को हटाया। वो एक आत्मा थी जो बीच से निकली और खड़ी हो गई। मेरी आंखें खुली की खुली। मैं घबराया, हाथ पैर फूल गए मेरे। लेकिन उस आदमी ने कहा, डरो मत, यह सिर्फ आत्मा है, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर अपनी बीवी के साथ 1 घंटे वो बैठा रहा। मैं कब्रिस्तान में था, लेकिन डर नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा जैसे मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। मुझे लग रहा था वो एक मुर्दा है, एक पिशाच है, लेकिन वो प्यार के लिए आता था और मैंने उससे वही छीन लिया था। इसीलिए वो बहुत रोया, बहुत रोया। अलविदा कहा था उसने, शायद वो दोबारा आ नहीं पाएगा। उसे लगा ये आखिरी बार है जब यहां वो आ पाया है। फिर मेरे साथ घर की तरफ आया था वो। मैंने उसके चेहरे पर हाव भाव देखे। गम थोड़ा तो कम हुआ था, लेकिन अगले दिन जब मैंने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया था, फिर से वो वैसा ही, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा, ये देखो, ये कार्ड है। इस कार्ड के ज़रिए चाहे दिन हो या रात हो, तुम उस कब्रिस्तान में कभी भी जा सकते हो। बस किसी को नुकसान मत पहुंचाना। अब तुम्हें आज़ादी है, कोई तुम्हें पकड़ेगा नहीं, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। ये मेरी जान पहचान के कारण हुआ है। वो बड़ा हैरान था। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैंने कार्ड उसे दिया। उसने कार्ड अपनी जेब में डाला, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं भी हैरान था। बड़ा अजीब आदमी है, कभी शुक्रिया कहता ही नहीं, बात करता ही नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों खुशी हुई थी मुझे। वो गम जो उस पर हावी है, उसे कुछ तो कम किया मैंने। जो दर्द दिया था उसका मरहम भी दे दिया उसे। मैं अपने घर की तरफ बढ़ आ रहा था और उसने दरवाज़ा खोलकर आवाज़ लगाई थी, रुको, शुक्रिया। फिर दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं हंसता हंसता अपने घर की तरफ आ गया था। मैं अब भी कभी कभी कुछ लोगों को ये कहता हूँ, मेरे पड़ोस में एक पिशाच रहता है, लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। लोग कहते हैं तुम उसे पिशाच भी कहते हो, और सिर्फ तुम ही हो जो उसके दोस्त हो। उसके घर के अंदर भी चले जाते हो, उससे बातें भी करते हो। बड़ा अजीब है, तुम्हारे सवालों के कभी कभी जवाब देता ही नहीं, तुम्हें बेइज्जत भी कर देता है, जैसे मुर्दा हो। उसे महसूस होता ही नहीं कोई दर्द, कोई जिल्लत। और मैं हंस कर कह देता हूँ, छोड़िए, दोस्त है मेरा, मजाक करता हूँ, बुरा मत समझिएगा, ठीक ही है वो। लेकिन मेरे घर के पास पड़ोस में एक पिशाच रहता है, ये तो सच है ना।